वेलकम डियर रॉकर्स। आज देखने के लिए तैयार हो जाइए एक कॉमिकल फैंटेसी फील गुड मूवी। ये कहानी है एक छोटे लड़के की जिसे एक दिन एक जादुई लौकी मिल जाती है जो उसके लिए फिर क्या क्या करती है जरा देखिए। पर प्रॉब्लम यह है कि वो मदद करने के साथ साथ ऐसे भी काम करती है कि लड़का मुसीबत में पड़ जाता है। इतनी प्यारी सी सब्जी ऐसा क्या करती है कि सबके लिए समस्या बन जाती है। ये जानने के लिए देखते हैं मूवी जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ द मैजिक कार्ड। और इस मूवी की स्पेशलिटी यह है कि ये बच्चों के लिए बनी है और मेरे और आप जैसे बूढ़ों के लिए बनी है जो दिल से अभी भी खुद को बच्चे समझकर खुश होते हैं। मैं बूढ़ा नहीं हूँ। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप चलते हैं इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में वर्ल्ड स्पेस स्टेशन का रिपेयर चल रहा होता है और उसे वर्ल्ड स्पेस सेंटर से साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अचानक ऊपर कुछ मेटेरोइड्स बरसने लगते हैं और वे स्पेस में ही फंस जाते हैं। तब एक 11 साल का लड़का अपने स्पेसशिप में आकर ऐन वक्त पर सारे साइंटिस्ट को बचाकर पृथ्वी पर लेकर आता है और फिर देश का प्रेसिडेंट आकर उस लड़के को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि मेजर रेमंड, हमेशा की तरह इस बार भी आपने स्पेस साइंटिस्ट को बचाकर चमत्कार कर दिया है, थैंक यू फॉर दैट। अब मीडिया उसका इंटरव्यू लेती है। तभी उसकी दादी पूछती है कि बेटा तुमने अभी तक ड्रेस क्यों नहीं पहना। रेमंड कहता है कि मैं एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहन के रखा हूँ दादी, आपको नजर नहीं आती क्या। दादी उसे हिलाकर उठा देती है कि बेटा उठ जाओ। ओह तो ये है अपना हीरो रेमंड। उसकी बहन कहती है कि माँ अपनी ट्रिप पर निकल रही है और पापा उन्हें छोड़ने जा रहे हैं, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। अपना हीरो तो एक सपना देख रहा था। वैसे दोस्तों इतने रियलिस्टिक सपने अगर आपको भी आते हैं तो कमेंट करके बताइएगा सबसे मजेदार कौन सा था। फिर रेमंड जल्दी से अपनी साइकिल पर निकलता है। दादी डांटती है कि 2 हफ्ते से नाखून में नहीं काटे तुमने, देखो कितने गंदे हैं। वो मैं लंच में खा लूंगा दादी, डोंट वरी। ये कहकर वो निकल जाता है। फिर किसी तरह अपने पेरेंट्स की कार को पकड़ ही लेता है और कहता है कि सॉरी मम्मी, सो गया था। माँ कहती है कोई बात नहीं, दादी को तंग मत करना और ठीक से होमवर्क करते रहना, समझे। फिर बाय कहकर वे चले जाते हैं। ये है रेमंड का स्टडी ग्रुप। ये पांचों एक साथ पढ़ते हैं और स्टडीज में दूसरे की मदद करते रहते हैं। इस तरह इनके स्कूल में स्टडी ग्रुप बनाए गए हैं ताकि पढ़ाई में बच्चे एक दूसरे की हेल्प करें और नॉलेज को शेयर करें। रेमंड बताता है कि सपने में मैं एस्ट्रोनॉट था। अबे वो तो ठीक है, पर क्या तूने मैथ्स का रिवीजन किया? अगर टीचर पूछेगी तो क्या करेगा? रेमंड अकड़कर कहता है कि टीचर पूछेगी तो देख लूंगा ना, दिक्कत कहाँ आ रही है। लेकिन जब क्लास में बारी आती है तो टीचर रेमंड को सबसे पहले बुलाकर सम सॉल्व करने के लिए कहती है। रेमंड बोर्ड को टुकुर टुकुर देखने लगता है। फिर टीचर उसके स्टडी ग्रुप के लीडर से पूछती है कि रेमंड ने ये सम रिवीजन क्यों नहीं किया। वो बताती है कि उसकी मम्मी आज किसी ट्रिप पर गई है, इसलिए वो स्टडी ग्रुप में नहीं आया। नहीं मिस, उसे मैथ से एलर्जी है, मैथ प्रॉब्लम्स को देखते ही उसे उल्टी आने लगती है। नहीं मिस, उसे सिर्फ मछली पकड़ना आता है, लेकिन आज तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। इस तरह बच्चे रेमंड का मजाक उड़ाते रहते हैं। टीचर भी कहती है कि रेमंड को शर्मिंदा मत करो, बुरी बातें समझे, लेकिन एक बात ध्यान रख लो, तुम लोग जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल तुम्हें मिलेगा। फिर नोटिस बोर्ड को दिखाते हैं जहाँ रेमंड की वजह से उसके स्टडी ग्रुप के स्टार्स को कम कर दिया गया है। रेमंड को सिर्फ एक स्टार मिला है, लेकिन रेमंड खुश है कि कम से कम एक स्टार तो मिला। फिर वो अपने स्टडी ग्रुप को स्पेसशिप का डिजाइन दिखाता है और कहता है कि हम प्रोजेक्ट में यही बनाएंगे। लेकिन उसके ग्रुप के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे सपने में उड़ेगा बेटा, असली में नहीं उड़ेगा। अब रेमंड परेशान होकर घर आ जाता है क्योंकि उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। घर पर दादी जादुई लौकी की कहानी सुना रही होती है। रेमंड भी चिढ़ जाता है कि दादी क्या कहानियां सुनाती रहते हो आप, ये झूठी कहानियां क्यों सुनाती हो, ऐसी भी कोई लौकी होती है क्या। फिर रेमंड फिशिंग करने के लिए जाता है, लेकिन वो रास्ता भूल जाता है क्योंकि किसी ने वहां का बोर्ड हटा दिया है। फिर बर्ड्स उसे रास्ता दिखाती हैं। तभी रेमंड एक मेंढक को चेस करने लगता है जो उससे डर कर भाग जाता है। मेंढक का पीछा करते करते वो एक झील के किनारे पहुंचता है। वो बिना मेहनत किए फिशिंग करना चाहता है। फिशिंग हुक को पानी में फेंककर आराम करने लगता है, लेकिन उसके हुक में एक लौकी फंस जाती है और रेमंड मछली समझकर उसे जोर से खींचता है और फिर लौकी बाहर आकर गिरती है। पहले तो उसे हिलते हुए देखकर रेमंड उस पर पत्थर फेंकता है तो लौकी अपने हाथ से पत्थर को तोड़ देती है। ओह सुन भाई, मेरा नाम बेली है और मैं एक जादुई लौकी हूँ। तुमने मेरी कहानी सुनी हुई है कि नहीं? हो तो कहानी वाली जादुई लौकी तुम ही हो? हाँ मैं वही लौकी हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ क्योंकि तुम मेहनत नहीं करना चाहते ना, इसीलिए अब से मैं अपनी मंत्र शक्ति से तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। बोलो इस वक्त तुम्हें क्या चाहिए? रेमंड फिश मांगता है। लौकी मंत्र पढ़ती है लेकिन फिश नहीं आती। फिर रेमंड चिढ़कर चला जाता है कि तुम ढोंगी हो। अब लौकी उसको रोक कर कहती है कि जादू तभी काम करेगा जब तुम मुझसे वादा करोगे कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। अगर बता दिया तो मुझे वे पका कर खा जाएंगे। रेमंड कहता है ठीक है नहीं बताऊंगा, थैंक यू मालिक, आज से तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारी नौकर। अब देखो मेरा जादू।
उसके जादू से झील की मछलियां ऊपर उड़ने लगती हैं और रेमंड अपने पसंद की मछलियां पकड़ लेता है। लेकिन इतनी खूबसूरत फिशेस को रेमंड खाना नहीं चाहता। तब लॉन्की के जादू से रेमंड के चारों ओर पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, हॉट डॉग्स, केक, क्रैकर, आइसक्रीम और भी कई सारे फूड आइटम्स घूमने लगते हैं। रेमंड हर आइटम को पकड़ पकड़ कर पेट भर खा लेता है। कहता है, मैं अब उड़ना चाहता हूँ। बेरी तुरंत एक छोटा प्लेन ले आती है और दोनों मजे से आसमान में उड़ते हैं। फिर बेली रेमंड को सीधे उसके स्कूल पहुंचा देती है, जहां वो अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करता है कि देखो मैं कितनी खूबसूरत फिश पकड़ कर लेकर आया हूं। उसके इंटेलिजेंट फ्रेंड बताते हैं कि झील में गोल्ड फिश नहीं होती बेटा। क्या तुम्हें पता भी है कि गोल्ड फिश दूसरे फिश को म्यूटेट करके बनती है? लेकिन रेमंड को कुछ तो आता पता है नहीं। वो कहता है कि शायद ये म्यूटेटेड मछली है। पर उसका फ्रेंड कहता है कि अबे ऐसा नहीं होता, ज्यादा मत बन। अब रेमंड अपने आप को बचाने के लिए और सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहता है कि चलो पार्क में जाकर खेलते हैं। लेकिन उसका दोस्त उसे छोड़ता नहीं और टीचर के पास जाकर कहता है कि रेमंड को झील में गोल्ड फिश मिली है। लेकिन गोल्ड फिश तो सिर्फ समुद्र में होते हैं। टीचर बताती है कि हर सवाल का जवाब होता है, सिर्फ उसको ठीक जगह पर ढूंढना होता है। रेमंड भी कहता है कि हाँ, हम कल लाइब्रेरी में जाकर किसी बुक में चेक करेंगे। ये कहकर वो वहां से बच निकलता है। रास्ते में वो बेली को डांटता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हो गई। बेली कहती है, देखो मालिक, फिश कहाँ की भी हो इससे क्या फर्क पड़ता है, फिश तो फिश है। तुम्हारा वो फ्रेंड कुछ ज्यादा ही आइंस्टीन बना फिर रहा है। तभी रेमंड की बहन आकर पूछती है कि भैया किससे बात कर रहे हो? वो बेली को देख लेती है और उसे पकड़ने जाती है। इतने में दादी आकर उसे नहलाने के लिए लेके जाती है। अगले दिन रेमंड लाइब्रेरी जाकर मरीन लाइफ के बारे में बुक मांगता है, पर वहाँ के इंचार्ज ने वो बुक अपने बॉयफ्रेंड के लिए रिजर्व करके रखी होती है। दोनों बातों में मस्त हो जाते हैं और रेमंड चिढ़कर वहां से वापस आ जाता है। लेकिन बेली अपनी पावर से उस बुक को रेमंड के बैग में रख देती है। अब सभी बच्चे उस बुक को ढूंढते हैं कि अचानक कहाँ गायब हो गई। तभी रेमंड को अपना बैग भारी लगने लगता है। वो बैग खोलता है तो अंदर उस बुक को देखकर शॉक। इतने में उसका फ्रेंड पीछे से उसकी आंखें बंद कर देता है। अब रेमंड घबरा जाता है और कहता है, आईना कभी पीछे से मत आना भाई, बहुत डर लगता है यार। वो रेमंड को चेस खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन रेमंड उसे निपटाकर बुक को खिड़की से बाहर डाल देता है। इस बार भी रेमंड बिली को डांटता है कि तुमने मुझे चोर समझ के रखा हुआ है क्या? इस बुक को जल्द से जल्द गायब करो। बिली कहती है, इसे उड़ा दूं क्या? अरे रेमंड कहता है, मेरी माँ जो करना है कर, पर वो बुक किसी को नहीं मिलनी चाहिए, समझी? यहाँ बेली बुक को उड़ा देती है। फिर रेमंड अपने फ्रेंड्स के साथ चाइनीज चेस खेल रहा होता है। वो मजाक में कहता है कि आज लंच में मैं इस चाइनीज घोड़े को खा लूंगा। बेली उसे सुनकर सोचती है कि मालिक को भूख लगी है शायद। वो उस कॉइन को रेमंड के मुंह में घुसा देती है। अब सभी परेशान होते हैं कि घोड़ा वाला कॉइन कहाँ गया। रेमंड का फ्रेंड कहता है कि इस कॉइन को मारो, उसे काटो। इस तरह एक एक करके सारे कॉइन्स रेमंड के मुंह में जाने लगते हैं। रेमंड के मुंह में तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड को गेम सौंप कर चला जाता है और उल्टी करके कॉइन्स को बाहर निकालता है। बेली पूछती है, क्यों सर जी, कैसा लगा लंच? रेमंड उसे फिर डांटता है कि चेस कॉइन कोई खाने की चीज होती है क्या? लेकिन मालिक, तुमने तो कहा था कि घोड़ा खाना है। तुम इंसान लोग भी ना कहते कुछ हो करते कुछ हो, उसका मतलब कुछ और ही होता है। अब रेमंड देखता है कि वो बुक अभी भी यहाँ उड़ रही है। बेली उसे चेस करते करते स्कूल के स्विमिंग पूल में गिर जाती है। रेमंड भी उसके पीछे कूद पड़ता है। अब स्विमिंग कोच रेमंड को अपनी टीम में लेना चाहता है क्योंकि उसकी टीम की एक स्टूडेंट नहीं आई है। बेली कहती, बॉस तुम्हारा टैलेंट दिखाने का यही मौका है। रेमंड भी हाँ कर देता है। अब बेली कहती, डरो मत बॉस, जब तक मैं साथ हूँ तुम चैंपियन हो। घर जाकर रेमंड सो जाता है। बेली उसका कमरा साफ करती है और कबर्ड भी अरेंज कर देती है। टेबल पर छोटे पेंसिल्स को देखकर वो सारे पेंसिल्स को शार्प करके छोटा कर देती है। काम खत्म करके वो भी सो जाती है। सुबह खुद ही अलार्म क्लॉक बनकर रेमंड को जगाती है। अब दादी शॉक होती है कि आज ये इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गया। साइकिल के पैडल भी बेली ही दबाती है और रेमंड मजे से बैठ कर जाता है। बेली ने रेमंड के बाल में तेल लगाकर एकदम डिसेंट तरह से कंघी भी की होती है। अब ये सब कुछ देखकर सभी चौंक जाते हैं कि भैया आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैथ्स टीचर के हर सवाल का रेमंड जवाब दे रहा होता है। दरअसल बेली बाहर से उसकी मदद कर रही होती है और सारे आंसर्स बताती है। अब स्विमिंग में भी बेली रेमंड की छाती से चिपककर मोटर की तरह उसे तेज स्विम कराती है। सभी हैरान होते हैं कि ये चल क्या रहा है। कोच की तो खुद ही समझ में नहीं आता कि जब ये इतना तेज स्विम कर रहा है तो इसे मेरी क्या जरूरत है। अब सब पूछते हैं कि यार तुम्हारी छाती पर ये निशान कैसे आया? रेमंड कहता है कि मुझे थोड़ा ठंड लगी थी इसलिए ऐसा हो गया है। अब रेमंड इंटर स्कूल स्विमिंग कंपटीशन के लिए क्वालिफाई हो जाता है और दादी उसकी खूब खातिरदारी भी करती है कि अच्छा खाओगे तो तभी तो तेज स्विम करोगे। रेमंड अब कंफ्यूज होता है कि अपने प्रोजेक्ट्स के लिए क्या बनाऊं। फिर बेली एक शानदार रोबोट डिजाइन करके देती है। रेमंड कहता है कि मेरे फ्रेंड्स यार बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने ये डिजाइन किया है। वो लोग तो मेरी स्पेसशिप वाले डिजाइन को देखकर इतने हंस रहे थे, ऊपर से हम इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं बना पाएंगे। अब बेली चुटकी बजाते ही रोबोट डॉग बना देती है। रेमंड उसे ऑन करता है तो हर तरफ लेजर चलने लगता है।
आवाज को सुनकर दादी कमरे में आने वाली होती है कि बेली उस आवाज को नेल कटर की आवाज से मैच कर देती है। ये सुनकर दादी बड़ी खुश हो जाती है और रेमंड की माँ को बताती है कि अब मिलीमीटर सेंटीमीटर हो गया है, अपने नाखून खुद काट लेता है और होमवर्क भी अपने आप ही कर लेता है। अगले दिन वो अपने रोबोट डॉग का डेमो देता है तो उसके फ्रेंड्स बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि ये तुमने बनाया। उसके इंटेलिजेंट फ्रेंड ने भी एक रोबोट बनाया होता है। अब दोनों रोबोट्स की होती है फाइट, लेकिन रेमंड का रोबोट बहुत ही एडवांस्ड होने की वजह से उसे हरा देता है। अब वो लड़का पूछता है, यार इतने कम समय में तुमने इतना एडवांस रोबोट कैसे बना लिया, कहीं ये खरीदा तो नहीं तुमने? हाँ, रेमंड हंसकर कहता है कि यार ये देखो, इसका डिजाइन मैंने खुद बनाया है, मैं दिन रात इसी पर काम कर रहा था। हाँ, तुम जलन के मारे सब पूछ रहे हो, मुझे पता है। इस पर बाकी स्टूडेंट्स रेमंड को खूब चेयर करते हैं कि वाह, इतना शानदार रोबोट बनाया है इसने। तभी एक लड़का उस रोबोट के किसी पार्ट को टच करता है और वो खराब होकर गिर जाता है। अब उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए वो एक एक्सपेंसिव टॉय शॉप में जाते हैं। बेली पूछती, बॉस तुम्हें कौन सा टॉय चाहिए? रेमंड कहता है कि मेरा बस चले तो मैं सारे उठा लूं। इतने में रेमंड का वही फ्रेंड आकर पूछता है कि सच बताओ, तुमने वो रोबोट यहीं से खरीदा था ना? रेमंड कहता है, नहीं, मैं सिर्फ टहलने आया था, अब मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। लेकिन वो लड़का रेमंड का पीछा छोड़ता नहीं। इसी बीच बेली वहां के सारे टॉयज को रेमंड के घर भेज देती है। शॉप वाला चौंक जाता है कि टॉयज कहाँ गायब हो गए। रेमंड अब थिएटर में पहुंचता है तो वहाँ हाउसफुल होता है। उसका फ्रेंड पूछता है कि अब तुम मूवी कैसे देखोगे? बेली फिर अपने जादू से एक टिकट निकाल कर देती है। रेमंड उस लड़के को वही टिकट दिखाता है। अब उस लड़के को मजबूरी में जाना ही पड़ता है तो बेली बताती, बॉस वो मामूली ट्रेन टिकट है। अरे तुम तो जादुई लौकी हो ना, तो कोई जादू करके मूवी टिकट दिखाओ। अब हाउसफुल थिएटर में वो बेचारी टिकट कहाँ से लेके आएगी? फिर वो रेमंड को मूवी दिखाने के बजाय उसे मूवी के अंदर ही लेकर चली जाती है। मूवी में एक डायनासोर रेमंड को चेज करने लगता है और बेली मजे से बैठकर उस सीन को देख रही होती है और चपड़ चपड़ करके पॉपकॉर्न खा रही होती है। अब लाइब्रेरी वाली लड़की और उसका बॉयफ्रेंड भी मूवी देख रहे होते हैं और सोचने लगते हैं कि ये लड़का बिल्कुल रेमंड की तरह क्यों दिख रहा है। रेमंड डायनासोर से भागते भागते मूवी से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर डायनासोर्स उसे फिर मूवी के अंदर खींच लेते हैं। अरे बाप रे, ये बॉस का कीमा ना बना दे। ये सोचकर बेली भी मूवी के अंदर जाकर रेमंड को बचा लेती है और प्रोजेक्टर लाइट के जरिए दोनों प्रोजेक्टर रूम में जाकर गिरते हैं। फिर ऑपरेटर दोनों को डांट कर भगा देता है। देखा बॉस, मैंने इस बार भी आपको बचा लिया। अरे क्या खाक बचाया तुमने, मूवी के अंदर फंसाया भी तो तुम ही ने था। अब रेमंड देखता है कि टॉय शॉप के सारे टॉयज उसके घर की ओर जा रहे हैं। एक रोबोट तो उसी से उसका एड्रेस पूछता है। रेमंड घर जाता है तो वो टॉयज से बिल्कुल भरा होता है। उसके पापा भी घर ही आ रहे होते हैं। रेमंड पूछता है कि तुमने ऐसा किया क्यों? बेली बताती है, आपने सारे टॉयज मांगे थे बॉस, इसीलिए लेके आ गई। चुपचाप इन सबको दुकान में भेज दो वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। बेली भी डर कर सबको वापस भेज देती है। इतने में पापा रेमंड के लिए एक साइकिल लेकर आते हैं और कहते हैं कि स्विमिंग ज्वाइन करने के लिए ये मेरी तरफ से गिफ्ट है बेटा। अच्छा, आपको कैसे पता चला पापा कि मुझे साइकिल चाहिए था? बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हें कब क्या चाहिए सब जानता हूँ। इनकी बातें सुनकर बेली बड़ी सैड हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आता कि मैंने इसे इतने सारे टॉयज ला कर दिए पर इसने सबको वापस भिजवा दिया, लेकिन इसके पापा साइकिल लेकर आए तो ये इतना खुश क्यों हो रहा है। अगले दिन बेली के अलार्म से पहले ही रेमंड उठकर स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। आज उसका मैथ्स में टेस्ट है। वो कहता है कि ये टेस्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें मुझे ए ग्रेड मिल गया तो मम्मी पापा बड़े खुश होंगे, इसलिए बेली आज प्लीज मेरा साथ छोड़ना मत। हाँ, चिंता ना करो बॉस, मैं हूं ना। रेमंड एग्जाम देने बैठा होता है लेकिन उसे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। बाहर बेली हर स्टूडेंट का पेपर देख रही होती है कि किसका कॉपी करूं। मेरे बॉस को तो टेस्ट में बेस्ट स्कोर चाहिए। ये भी माइनस वाला पेपर है, छोड़ो इसे। हाँ, ये लड़की अच्छा लिख रही है पर इसका भी कुछ खास स्कोर नहीं है। अरे ये कौन सा नालायक है, इसे तो अंडा मिलेगा। हो सॉरी, ये तो अपना ही बॉस है। इस तरह देखते देखते एग्जाम का ओवर टाइम हो जाता है और टीचर टेस्ट पेपर्स मांग लेती हैं। तभी बेली का स्कैनर रेमंड के ग्रुप लीडर के टेस्ट पेपर पर फोकस करता है। ये तो 95% वाला पेपर है। ये सोचकर बेली उस लड़की के पेपर से सारे आंसर्स उठाकर रेमंड के पेपर में पेस्ट कर देती है। वो लड़की पेपर देने जाती है तो टीचर पूछती है, खाली पेपर क्यों दे रही हो? वो बेचारी कंफ्यूज्ड होती है कि मैंने अपना पेंसिल घिस घिस कर जो राइट आंसर्स लिखे थे वो कहाँ गए। इतने में रेमंड अपना पेपर देता है। टीचर पूछती है, क्या ये तुम्हारा पेपर है? हाँ, मेरा ही पेपर है। तुम्हारा पेपर है तो फिर इस पेपर पर इस लड़की का नाम कैसे आया? दरअसल बेली ने आंसर्स ही नहीं बल्कि इस लड़की का नाम भी उठाकर रेमंड के पेपर में पेस्ट कर दिया था। हो, कितनी बेवकूफ है ये। सभी को पता चल जाता है कि रेमंड ने चीटिंग की है। अब टीचर रेमंड को अपने ऑफिस रूम में बुलाती है। सभी को पता चल जाता है जिससे रेमंड इंसल्ट होकर बाहर भागता है। फिर वो बेली को डांटता है कि उस दिन बुक भी तुमने ही चुरा कर मेरे बैग में रखी और आज कॉपी करने का आइडिया भी तुमने ही दिया। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो रही है, अब मैं तुम्हें काट फेंकूंगा। लेकिन बेली खुद ही अपने 2 टुकड़े कर लेती है। फिर रेमंड के साथ आंख में चोली खेलने लगती है। रेमंड गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें पकाने जा रहा हूँ सच में। वो खुद ही आग में जलकर पकने लगती है
और रेमंड के हाथ भी जला देती है। बेली उसके जले हुए हाथ में फिर पानी भी डालती है। अब रेमंड चिल्लाता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। यस बॉस। ये कहकर वो सच में एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर बन जाती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ आपके मन की परछाई हूँ, आप जो सोचते हैं मैं वही करती हूँ, भला चाहो तो मैं भला करती हूँ, बुरा चाहो तो मैं बुरा करती हूँ। अब रेमंड कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो गुस्से में बेली को झील में फेंक देता है जहां से वो आई थी। रेमंड की टीचर और फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए आते हैं। टीचर समझाती है कि बिना मेहनत के कभी कुछ हासिल नहीं होता बेटा। तुम्हारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, उनसे मदद लो और खुद मेहनत करके अपने काबिलियत साबित करो। धोखा देकर तुम कितना दूर जाओगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अच्छे स्टूडेंट बनो। रेमंड के फ्रेंड्स भी उसे हिम्मत देते हैं कि हम तुम्हें मैथ सिखाएंगे। इनकी बातें सुनकर बेली सोचती है मैं बॉस की मदद करूंगी ताकि वो स्विमिंग कंपटीशन में जीत जाए। रेमंड का परिवार भी उसे बहुत सपोर्ट करता है कि तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम जरूर अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाओगे बेटा। रेमंड अब खुद मेहनत करने लगता है और स्विमिंग कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार होता है। लेकिन बेली चुपचाप उसका पीछा करती है। कंपटीशन शुरू होता है और ये रिले स्विमिंग है जिसमें एक टीम के 4 स्विमर्स एक के बाद एक स्विम करेंगे। उसकी टीम की 3 स्विमर्स थोड़ा स्लो हो जाती हैं, लेकिन आखिर में रेमंड पानी में जंप करता है और बहुत ही अच्छा एफर्ट मारकर अपनी टीम को फर्स्ट लेके आ जाता है। यहाँ झील के पास बेली परेशान बैठी होती है कि न जाने कंपटीशन में क्या हुआ होगा, बॉस जीते भी या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ रेमंड को लग रहा होता है कि शायद बेली ने अपने जादू से उसे जितवाया होगा। वो बहुत ही गिल्टी फील करता है और झील के पास आकर चिल्लाता है कि बेली हम जीत गए। तभी नजदीक से बेली की आवाज आती है क्या बात करते हो बॉस, मैं तो वहां आए ही नहीं। रेमंड पूछता है तो फिर मैं जीत कैसे गया। बेली कहती बॉस आप खुद अपनी मेहनत और लगन से जीते हैं। ये सुनकर रेमंड और भी खुश होकर बहुत चिल्लाता है और बेली कहती है अब आपको मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गए हैं। सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी, है ना बॉस, गुड बाय। और हाँ आपने नाखून काट लेना, नाखून काटना मत भूलना। इस तरह चिल्लाकर बेली उठ जाती है। रेमंड आसमान को देखता है तो वहां बेली की शेप में एक बादल दिखता है। अब स्टडी ग्रुप की लीडर पढ़ाई में रेमंड की काफी मदद करने लगती है और वहां बेली रेमंड जैसे किसी और बच्चे को जिंदगी की सीख देने चली जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है और आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।